हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक होगा और ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम। जो आपका बेसिक चैप्टर है सेल, उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपको पहले कभी पढ़ने को नहीं मिला है। आई मीन टू से आपने 9th क्लास में सेल के बारे में जाना है, इनफैक्ट 8th क्लास से ही जानते हो कि डिस्कवरी किसने करी है, कब करी है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था एंड ऑल, जानते हो आप। बट 11th क्लास में आओगे तो ऑब्वियसली हायर क्लासेस हैं तो हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब हायर नॉलेज में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, वो तो बताएंगे नहीं कि हाँ भैया सेल जो है वो डिस्कवर किसने किया वगैरह वगैरह। बेसिक नॉलेज के तौर पे हम बता सकते हैं, बट फिर भी जो नया बात है वो इस चैप्टर में है और इसीलिए इस चैप्टर से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो पहले हम लोग इस मतलब को, यानी कि ये जो आपके सामने सेल नजर आ रहा है, सेल साइकिल एंड डिवीजन जो लिखा हुआ टर्मिनोलॉजी है, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझना है। ठीक है, चलो एक बार समझते हैं कि सेल साइकिल एंड डिवीजन होता क्या है और कैसे काम करता है। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का मतलब हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ये देंगे कि भैया सेल, 1 सेकेंड, सेल डिवीजन इसका नीड क्या है, क्यों करेंगे हम लोग सेल डिवीजन की बात। ठीक है, क्यों करेंगे हम लोग सेल डिवीजन की बात। तो सेल डिवीजन क्यों होना चाहिए, इसके पीछे 3 लॉजिकल रीजन है। कितने? 3 लॉजिकल रीजन है। नंबर 1, फॉर ग्रोथ। दूसरा क्या हो सकता है, तो बोलेंगे देखो ग्रोथ क्यों, हम सभी जानते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। हम सब का जन्म हुआ था जब हम लोग बहुत छोटे से थे। ठीक है, आपको तो याद नहीं होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना। ठीक है, बहुत छोटे से थे, इतना तो आप समझ सकते हो कि बहुत छोटा होगा हमारा साइज। और आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ बहुत बड़े हाइट का, है ना, अच्छा खासा हाइट हो ही गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि हम लोग छोटे से इतने बड़े हो गए, ओके, छोटे से इतने बड़े हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सेल डिवीजन तो हुआ होगा। एक छोटा सा अमीबा भी है, वो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है और अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो अगर हम अपने ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अपने हाइट को बढ़ा रहे हैं, अपने वेट को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है, सेल डिवीजन का सबसे बड़ा रोल है। मतलब सबसे पहले हम जाइगोट से अपने लाइफ की जर्नी को शुरू करते हैं, किससे, जाइगोट से, और डे बाय डे वो आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए एक जाइंट ऑर्गेनिज्म बना देता है ना। तो इसमें सेल डिवीजन का ही रोल था कि आज आप मुझे इस अवस्था में देख पा रहे हो। ओके, द सेकेंड रीजन बिहाइंड दिस इज फॉर रिपेयरमेंट। फॉर रिपेयरमेंट, अब ये रिपेयरमेंट क्या होता है, तो देखो, अगर हम रिपेयरमेंट की बात करते हैं तो ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है शायद आज की डेट में कि जब से उसका जन्म हुआ है और अब तक उसे एक बार भी चोट नहीं लगा हो, इंजरी, कभी भी चोट नहीं लगा, ऐसा कोई है? कोई ऐसा फूल कुमार या फूल कुमारी तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको आज तक मम्मी पापा ने इतने संभाल के रखा है कि उसको जरा सा भी कट वट कुछ भी नहीं लगा, ऐसा कभी हुआ है क्या किसी के साथ? किसी के साथ नहीं। इनफैक्ट हम तो बचपन में आए दिन हर दिन जब तक हम, मतलब चोट नहीं लगती थी ना, हम मानते ही नहीं थे कि हमने खेला भी है। ठीक है, साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो उस टाइम पैर की हालत खराब, आए दिन यहाँ वहाँ टूट फूट रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल में भी हम लोग, ठीक है, मार पिटाई हो जाती थी कभी कभार। ठीक है, तो जगह जगह से ब्लीडिंग वगैरह आ जाती थी, है ना। या फिर अगर हम पेंसिल को ही छील रहे हैं, तो शार्पन कर रहे हैं, तो कई बार ब्लेड से हम करते थे अपने टाइम में, तो कट लग जाता था। तो हमारी बॉडी डैमेज होनी ही होनी है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं डैमेज के बिना ही रह लूंगा, डैमेज होगा ही नहीं। चाहे वो कोई भी हो, डैमेज तो होगा ही, लेकिन डैमेज के बाद जरूरी है कि वो ठीक हो जाए, वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे जैसा वो था वैसा हो जाए। ठीक है, और ऐसा कब होता है, कब होता है ऐसा, तो बोलेंगे जब आप वापस से सेल डिवीजन करोगे और वो लॉस्ट पार्ट, जो सेल आपके लॉस्ट हो चुके हैं ना, उसको आप वापस से ले आओगे अपने पास। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो हम बोलेंगे नो डाउट आपने क्या किया है, सेल डिवीजन का सही इस्तेमाल। ठीक है, तो बोलेंगे चलो, तो फॉर रिप्रोडक्शन, सॉरी फॉर रिपेयरमेंट जो है वो भी सही है।
तो ग्रोथ के लिए सबसे पहले आप ये काम करते हो, और दूसरा रिपेयरमेंट के लिए। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं और करेंगे क्या बच्चे, तो बोलेंगे फॉर रिप्रोडक्शन। अब इतना बेसिक आइडिया सबको है क्लास 11th क्लास 10th के नॉलेज के बेसिस पे, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह बातें, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्यों एक रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए, तो बोलेंगे क्योंकि इस दुनिया में शायद ही कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि ये बोल पाए कि हम इमॉर्टल हैं। हम क्या है, इमॉर्टल है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, अमीबा क्या कहते हैं बच्चे, अमीबा जैसे आप जानते हो, तो बोलेंगे अमीबा क्या कहते हैं, जैसे 10 दिन का मान लो कि इनका लाइफ स्पैन है, ओके, कितना, 10 डेज का लाइफ स्पैन है, किसका, अमीबा का, ठीक है। तो यमराज जो है वो 10वें दिन पहुंचे इसके पास, ठीक है, अपने काले रंग के भैंसे में, कि चलो भाई तुम्हारा जो लाइफ स्पैन दिया गया था, जो तुम्हारा जर्नी था लाइफ का, वो खत्म हो गया अब, ठीक है, अब चलो तुम मेरे साथ, ठीक है, अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। सेम टाइम पे अमीबा बोलता है रुको जरा, सबर करो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ बाइनरी फिजन, और मैं बना रहा हूँ अपने बच्चों को, जिसको हम बेबी अमीबा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेबी अमीबा जो है वो यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब बेबी अमीबा को बोलता है, ये यमराज को बोलता है कि इनसे पूछ लो इनको कब जाना है तुम्हारे साथ वापस, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, दैट इज बाइनरी फिजन। अब इनसे पूछ लो कि इनको कब जाना है। यमराज पूछते भैया तुमको कब जाना है बताओ, तो मैं लेने आऊँ तुमको, तो ये बोलते 10 दिन के बाद आना अंकल, अभी तो हम बच्चे हैं, ठीक है, तो 10 डेज के बाद आप आना। अगेन 10 डेज के बाद यमराज आते हैं इनको लेने के लिए कि चलो भाई तुम्हारा लाइफ स्पैन खत्म हुआ, तुम चलो अब मेरे साथ। सेम काम करते हैं जैसा इसके माता बोलो या पिता बोल लो, जो भी इसके पेरेंट ने किया था सेम काम ये करता है। इस तरह से देखा जाए तो टेक्निकली कभी मर ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, हमारी तरह कभी मर ही नहीं रहा कि भैया 60 साल 70 साल हो गया, अब धीरे धीरे किडनी गुर्दा लंग्स लिवर खराब होना शुरू हुआ और अल्टीमेटली इंसान ही खत्म हो गया। वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर बार ये बाइनरी फिजन कर दे रहा है, और इस वजह से टेक्निकली इसका डेथ कभी होता ही नहीं है। तो लोग बोल देते हैं कि जी हाँ, अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल इन देयर नेचर और लाइक दैट। तो इस तरह की चीजों को आप समझ सकते हो। बट नॉर्मल इंडिविजुअल में देखा जाए तो ये कमाल का फीचर और नहीं होने की वजह से क्या है, तो बोलेंगे रिप्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। मतलब हमें एक प्रॉपर लाइफ स्पैन दिया गया है, क्लास 12th में तुम और जानोगे इसके बारे में, लेकिन हमें एक प्रॉपर लाइफ स्पैन दिया गया है कि भैया आपको इसी जीवन काल में जो भी काम करना है वो करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपको समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप कोई भी हो, लेकिन आप रिप्रोडक्शन करेंगे तभी आपके जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता जाएगा और बनता चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या सीखा, ग्रोथ, रिपेयरमेंट यानी कि चोट लगना वापस से हीलअप करना वगैरह, और तीसरा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप ये 3 रीजंस की वजह से क्या करोगे, सेल डिवीजन करोगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, मैंने आपको पहला टर्मिनोलॉजी बता दिया कि सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, एक और टर्मिनोलॉजी है जो आपको बतानी है, जो कि अभी मैंने बताया था, उसका नाम होगा सेल साइकिल। उसका नाम क्या होगा, सेल साइकिल, ठीक है ना, सेल साइकिल। अब ये सेल साइकिल क्या होता है, तो बोलेंगे देखो, वैसे तो ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना लिया है। तो चलो मैं समझाता हूँ कि ये आखिरकार है क्या। देखो, ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल है जिसमें अगर हम देखें तो हम बोलेंगे इसे हम लोग नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट क्लासेस में या 4 डिफरेंट सब स्टेजेस में बांटते हैं।
ठीक है, जिसे हम कलेक्टिवली आगे चल करके आप देखोगे इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, 2022 2020 में आई थिंक, ये कोरोना वाले टाइम पे, मैं थोड़ा सा ईयर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्वेश्चन आया था कि बताइए टी नॉट फेज जो है वो कहाँ पे एग्जैक्टली लाई करता है, मतलब जीवन फेज से पहले पहले, इसके बाद बाद। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जानना है कि मतलब कि ये क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन ये पूरा फॉर्मेट था और आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बना के दिए गए थे कि इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको बता दो। ठीक है, तो लोगों ने, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी थोड़ी सी कंफ्यूज करती थी, या हम बोल सकते हैं कि उसमें जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग ये लगता था कि जी नॉट फेज जो है वो जीवन से पहले आता है। बट ठीक है, वो आगे हम जा करके और अच्छे से समझ लेंगे। बट अभी आप इस डायग्राम से ये समझने की कोशिश करो कि एक हाइपोथेटिकल साइकिल इंसानों ने बनाया है जिससे पढ़ने में सहूलियत हो, और इसमें क्या हो, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, ऐसे 4 फेजेस होते हैं। T नॉट भी एक बाहर फेज होता है, सबके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा सब्र कर लो। ठीक है, तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसको मेच्योर ऑर्गेनिज्म, मेच्योर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये जो साइकिल है ना, इसी को सेल साइकिल कहते हैं, और इसको फॉलो करके ही हमारी बॉडी में ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या रिपेयरमेंट होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो साइकिल आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ वक्त लगता है। वो वक्त क्या हो सकता है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के केस में, किसके, ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें तो ये 24 घंटे का, 24 आवर्स का हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम एट द सेम टाइम बात करें ह्यूमन के अलावा किसी और, जैसे कि अगर आप बात करते हो ईस्ट की, ईस्ट जानते होगे ना, जानते हो कि नहीं जानते हो ईस्ट, टेक्रोमाइसिस सेरेवियेसी, पढ़ा होगा क्लास 9 है ना। और ये भी नहीं जानते हो तो ये सुन लो, ब्रेड तो खाया होगा, ब्रेड या बेकरी के बिस्किट्स खाते होगे, बहुत मज़ा आता है बेकरी के बिस्किट, बहुत ही यमी लगता है। तो वो जो ब्रेड या तुम बेकरी के बिस्किट खाते हो वो नॉर्मली घर पे बन सकता है क्या, मतलब हम बना सकते हैं, या बनाते हैं क्या नॉर्मली, नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको ये ईस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। नाम है इसका सेक्रोमाइसिस सेरेवियेसी, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो यही ईस्ट की वजह से आपको ब्रेड वगैरह मिलता है। इनफैक्ट बियर, ब्रिवरेज होता है ना बियर, ठीक है, तो बियर भी यही बना करके देता है। तो ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट को सेल डिवाइड करने में, मतलब एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, एक डिवीजन को करने में 90 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे तो 2 एग्जाम्पल काफ़ी है बट फिर भी मोर नॉलेज इज मोर प्रोसियस, तो यस प्रीसियस। तो ह्यूमन ईस्ट के बाद में आ जाते हैं इसेरेंशिया कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। तो इसेरेंशिया कोलाई की अगर हम बात करेंगे तो इसमें थोड़ा कम लेकिन 20 मिनट। ठीक है, तो बच्चे ह्यूमन ईस्ट इसेरेंशिया कोलाई, ये सभी वो फॉर्मेट है जिसको आपको समझना होता है, जानना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये है वो सेल साइकिल जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज क्या है, ये का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं इसको एक एक करके कि G1 फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैंने बोला आपको G1 फेज के बारे में, किसके बारे में, G1 फेज के बारे में। अब ये जीवन फेज क्या है, क्या समझते हो आप इस जीवन फेज के बारे में, तो देखो, जीवन फेज का मतलब होता है ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 1। ठीक है, इसे हम लोग ग्रोथ फेज 1 का नाम देते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ फेज 1 क्यों बोला गया है, इसको बताऊंगा इसके बारे में बहुत डिटेल में कि ग्रोथ फेज 1 क्या है, क्या काम करता है, क्यों इसको नाम ऐसा दिया गया। चलो,
बाद की क्या बात कर रहे हैं अभी ये बता बता देते हैं, इसको शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ इसके बाद। तो देखो, ग्रोथ फेज वन ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी एक सेल रेडी हो चुका है कि हाँ मुझे सेल डिवीजन करना है अब, और कब रेडी होगा, मान लो हमें ग्रोथ करना है, वही वाला बात, या रिपेयर करना है या रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो इसीलिए मान लो एक सेल ने डिसाइड कर लिया कि चलो सेल डिवीजन करना है और मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तो बोलेंगे ऐसे कंडीशन में आपको G1 फेज में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आपके सेल एंटर कर जाएंगे G1 फेज, ठीक है। G1 फेज में क्या होगा, तो बोलेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, most of the cell organelles duplicate in this phase, ठीक है, डुप्लीकेट इन दिस फेज। तो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल तो जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं, अभी पिछले वाले क्लास में पढ़ा होगा आपने, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, मैक्सिमम जितने भी होते हैं ना, वन फेज, ठीक है। दूसरा क्या है बात, तो बोलेंगे देखो बच्चे, आपको अभी मैंने बताया था इस डायग्राम में कि G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज, वैसे ही G2 फेज, उसके बाद आता है M फेज, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लो कि S जो है ना वो क्या है, एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट जानते हो ना, सगाई, शादी वादी, ठीक है, एंगेजमेंट। और M मान लो क्या है, तो बोलेंगे मैरिज है, क्या है, मैरिज है, शादी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एंगेजमेंट की या शादी की, तो इसको ऐसे समझ लो कि एंगेजमेंट की तैयारी तुम क्या शादी से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो बोलेंगे एंगेजमेंट की तैयारी जो होती है वो एंगेजमेंट से पहले होती है। मतलब जैसे एस फेज को करना है, अगर एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, तो एस फेज को अगर करना है तो उसकी तैयारी G1 फेज में हो जाएगी, ठीक है। और वैसे ही अगर हम देखें तो बोलेंगे एम फेज, अगर मुझे एम फेज को गवर्न करना है या चलाना है तो उसकी जो तैयारी होती है वो G2 फेज में होती है। कब होती है, कहाँ होती है, G2 फेज में होती है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एस फेज की प्रिपरेशन G1 फेज में, मतलब एंगेजमेंट की तैयारी एंगेजमेंट से पहले, और शादी की तैयारी शादी से पहले। क्या कभी ऐसा हो सकता है, जनरली शादी और एंगेजमेंट में थोड़ा सा गैप होता है, मान लो 2-3 महीने का, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैरिज में जो मिठाइयाँ सर्व करने वाली हैं, सर्व करने जा रहे हो, वो एंगेजमेंट से पहले बन गई होगी, या एंगेजमेंट में जो बनी हुई मिठाइयाँ होंगी उसी को तुम शादी ब्याह में जो लोग आए हैं उनको सर्व करोगे, ऐसा चलेगा क्या, मिठाई खराब हो चुका होगा, लोग गालियाँ दे करके जाएंगे, है ना, कि क्या ही खिला दिया इसने इसकी शादी, है ना, पेट खराब हो जाएगा लोगों का, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एंगेजमेंट की तैयारी जस्ट एंगेजमेंट से पहले, और शादी की तैयारी शादी से पहले, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बस यही बात, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डील द थिंग्स। तो एक बात और क्या समझ में आ गई, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम समझ चुके हो जीवन का काम क्या है। तो बोलेंगे जीवन का मेन काम है, जीवन का मेन काम क्या है, जीवन वो वाला जीवन नहीं, ठीक है, नॉर्मल जीवन की बात कर रहा हूँ। तो बोलेंगे जीवन का काम क्या है, तो बोलेंगे इट प्रिपेयर फॉर एस फेज, इट प्रिपेयर फॉर व्हाट, एस फेज, ये एस फेज के लिए प्रिपरेशन करता है, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है समझने की एस फेज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मैं सच बताऊं हर साल ना एस फेज से एक क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है, हर साल आएगा, बिना कोई ये काम डाउट का, हेजिटेशन का, ठीक है। चलिए,
एस फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है बच्चों ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है ये। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि ये वो फेज होता है जहाँ पे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स जो होते हैं ना वो किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स को समझाने से पहले मैं आपको ये बात समझा दूँ ये होता क्या है। एक मिनट, हाँ। आई होप आपने ये स्ट्रक्चर को देखा होगा, आप जानते होगे ठीक है। क्या है ये स्ट्रक्चर बच्चों, क्या है ये स्ट्रक्चर? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना इस साइड में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रोमर, ठीक है। और ये जो है ना आपके सामने, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिड। और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, ठीक है। तो आपके सामने आ गया सेंट्रोमेर, आपके सामने आ गया क्रोमैटिड और क्रोमोजोम। अब मैंने ये क्यों बताया है, चलो बताऊंगा आपको ये क्यों बताया है, लेकिन उससे पहले कुछ और बताना चाहूंगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। बच्चे ये जो मैंने स्क्रीन में आपके बनाया है वो है क्रोमोजोम के अंदर का पार्ट, जिसे हम डीएनए के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? डीएनए के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब क्या है ये डीएनए और क्या है इसका फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते, जानते ही होगे तुम लोग। तो बोलेंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, रीजन बिहाइंड इट, कि जो एस फेज हम जानते हैं ना बच्चों, कि एस फेज जो है वो क्या होता है एक्चुअली। तो बोलेंगे एस फेज एक्चुअली एक ऐसा फेज है जिसको हम सिंथेटिक फेज के नाम से भी बुलाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा काम क्या होता है कि हमारे बॉडी का हर एक क्रोमोजोम, कितने क्रोमोजोम होते हैं हमारी बॉडी में? आई थिंक आप सभी जानते होंगे, 46 क्रोमोजोम होते हैं टोटल, जिसको आप 23 पेयर के नाम से भी जानते होंगे, है ना। तो जो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोजोम है ना, सब में क्रोमैटिड का नंबर बढ़ जाता है, डीएनए का नंबर बढ़ जाता है। कम ऑन, क्या बोला मैंने? क्रोमैटिड का नंबर बढ़ जाता है और डीएनए का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही दो चीज को आपको फोकस में लाना है, ठीक है। क्या क्या बढ़ा, क्या क्या बढ़ा? क्रोमैटिड और डीएनए। सर क्या क्रोमोजोम भी बढ़ा क्या? तो बोलेंगे नहीं, क्रोमोजोम का नंबर 46 था, 46 है इस फेज में, कुछ बढ़ने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ता है, ठीक है, एना फेज में। बट चलो अभी हमने क्या सीखा कि अच्छा सर डीएनए का नंबर मान लो कि 46 रहेगा तो वो कितना हो जाएगा इस फेज में? मतलब जीवन फेज में अगर 46 था तो एस फेज में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे जस्ट उसका डबल। कितना होता है 46 का डबल? 92, तो 92 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सर क्रोमैटिड का नंबर, तो बोलेंगे वो भी डबल हो जाएगा, पहले क्रोमैटिड एक था अभी आपके पास दो है, ठीक है, मतलब हर जगह पे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एस फेज क्या है और कैसे काम करता है एक्चुअली, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एस फेज, एंड ऐसे आप बोल सकते हो इसको कि यहाँ पे क्या क्या चीजें बढ़ी हैं। चलो इसको लिख देता हूँ मैं। आई होप ये वाला कॉर्नर कट नहीं रहा होगा आपका, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लॉस ना हो आपका। यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या बढ़ गया भैया, तो बोलेंगे डीएनए का नंबर हो गया है मल्टीप्लाइड बाई 2, वॉट एवर इट्स नंबर इज, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 completely, ओके। so that is the main thing. Coming back to the next thing, what is that? Similarly, डीएनए का नंबर बढ़ा है, वैसे ही क्या बढ़ा है? क्रोमैटिड का नंबर। क्रोमैटिड भी यहाँ पे डबल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बातें मेनली हो गई, ये बातें मेनली हमको करनी थी, ठीक है। चलिए, तो एक और चीज है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वो क्या होता है? तो बोलेंगे वो है एक और चीज, आते हैं उस पे। बच्चों आपको
सेल का डायग्राम तो पता ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी सेल के डायग्राम में? आई डोंट थिंक कि डायग्राम में किसी को दिक्कत होगी। थोड़ा सा मैंने इस बार सेल को ओवल बनाया है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या है बच्चे, बात को समझो आप। बच्चे ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल ये एक्चुअली ना डबल होना चाहिए सेल में, और खास करके डिवाइडिंग सेल में, ठीक है। क्यों? इसका क्या काम है? तो बोलेंगे क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो क्रोमेटिड के फॉर्म में डबल हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं इस सिनेरियो में। किस सिनेरियो में? इस सिनेरियो जस्ट डबल हो जाते हैं। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, क्रोमोसोम स्टार्टिंग में ऐसा होता है सेल डिवीजन से पहले, लेकिन वो हो जाता है ऐसा, ठीक है, एस फेज में। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे क्रोमोसोम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, पहले भी पढ़ा होगा ना, ये सब चीज़ तो बेसिक है। तो इसको आपको वापस ऐसे इस क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो सेंट्रोमर मेरा सेंटर में है ना, उसको ब्रोक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ताकि आप दो फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। और ये काम कौन करेगा? ये काम करने में महारत हासिल है एक भाई साहब को सिर्फ, जिसका नाम क्या होगा बच्चों? तो बोलेंगे सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल सिर्फ ये काम करता है, ठीक है। सेंट्रियोल सिर्फ ये काम करता है आसानी। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रियोल जो है ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और इनिशियली मैं ये भी बता दूं आपको कि एक सेल में ये एक ही पाया जाता है, एक सेल में एक ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन एस फेज में डबल हो जाता है। चलो वापस आ जाओ, बैक टू द पवेलियन। एस फेज में ये डबल होगा, मतलब हमने क्या क्या सीखा एस फेज में? मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। दूसरा, हमारा जो डीएनए है वो डबल, क्रोमेटिड वो डबल एक्चुअली, ठीक है, वो डबल। बट एक और चीज जो हमने अभी अभी सीखा वो क्या था? जल्दी से बोलो, क्या था वो? सेंट्रियोल। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल के बारे में, अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल के बारे में, तो सेंट्रियोल का भी नंबर हो जाता है 2। कब? तो बोलेंगे इसी फेज में एग्जैक्टली, इसी फेज में एग्जैक्टली सेंट्रियोल का नंबर भी हो जाता है 2, मतलब डबल हो जाता है। उस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो सेंट्रियोल का नंबर डबल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट फेज ये होता है, और इतनी सारी बातें। इससे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नीट में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं प्रोटीन वगैरह, हिस्टोन प्रोटीन यहीं पे बनते हैं वगैरह। बस जानने के लिए जान लो, ठीक है। आगे एप्लीकेशन तो है उसका, तो बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट फेज, ठीक है। चलिए, लेकिन हम लोग नेक्स्ट फेज में जाएं उससे पहले क्यों ना क्वेश्चन कर ले थोड़ा। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से थोड़ा सा बिगड़ जाता है माइंडसेट। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या था? आपको बताना है कि एस फेज में सेल साइकिल के होता क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं 4, आपको करना है अटेंड। पढ़िए जल्दी से। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा दे रहा है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड हाफ इन ईच सेल। अब सोचो और बताओ, आपके पास है 10 सेकंड का टाइम। आई डोंट थिंक ये बहुत डिफिकल्ट सा चीज में, है ना? तो बताइए क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग, क्या सही होना चाहिए और क्या गलत?
योर टाइम्स अप। देखो क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। अच्छा ये डीएनए के बारे में पूछ रहा है क्या? डीएनए में डबल होता है क्या? डीएनए डबल होता है, क्रोमेटिड डबल होता है, बट क्रोमोसोम हाँ। चलो, तो ये ऑप्शन लग रहा है कि सही होना चाहिए। क्यों? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स एट ईच सेल, हर एक सेल में इस पर्टिकुलर फेज में जो डिवीजन है वो मतलब हो जाता है, ठीक है, और डीएनए का अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल। सेम लगता है क्या? ऐसा सेम होगा क्या? तो बोलेंगे सेम तो नहीं होगा, फिर एस फेज का मतलब क्या है? ठीक है, गलत बात। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ जाएगा ऐसा? क्रोमोसोम का नंबर क्यों बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और लास्ट क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ। अरे भैया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तुम बीच में भी नहीं रखे रुके न्यूट्रल, तुम हाफ करते हो, तो बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला सही। अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब जो अमाउंट था, मान लो कि डीएनए का वजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, तो बोलेंगे डीएनए का वजन था पहले 50 पिकोग्राम, तो वो डबल हो जाएगा 100 पिकोग्राम इस जगह पे, ठीक है ना? तो दैट इज द मेन थिंग। चलिए, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं एस फेज क्या है, कैसे काम करता है, क्या है पूरी बातें। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? है तो बता दो, बाकी है बड़ा इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अगर आप कर सको। क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही सिंपल सा। क्या है? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट डिनोटेड एज 2C। यानी कि अगर इनिशियली आपके पास 2C वैल्यू था, तो आपको बताना है विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल रिमेन एट 4C। 4C होगा वो तो हम जान रहे हैं, बट कब तक रहेगा या कहाँ तक रहेगा वो देखो। इनिशियली 2C था। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, स्पेशली इन बायोलॉजी। G0 G1 हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 2C है, आपने इनिशियली यही बोला है, ठीक है। चलिए, तो बोलेंगे G1S, क्योंकि G1 आ गया तो अगेन ये ऑप्शन होने से रहा। ओनली G2 एंड G2 एंड M दोनों बोल रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे सिर्फ G2 में ये बात रहेगी, ठीक है। और लास्ट क्या है? तो बोलेंगे D में M। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ना, M फेज में साइटोकाइनेसिस भी आता है, ठीक है। क्या आता है? जो कि सेल डिवीजन होता है सिंपली। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे ना बच्चे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आपके पास जो अमाउंट है 4C वो अगेन से स्प्लिट हो जाएगी किसमें? 2C प्लस 2C। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? तो इसीलिए हम बोलेंगे द ओनली आंसर शुड बी दिस वन, ओनली G2 इज द राइट आंसर। याद रहेगा? रहेगा याद सबको? पक्का? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द थिंग। गॉट इट? पक्का? इज द मेन थिंग, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम लेके आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग G2 फेज की तरफ। किसकी तरफ? G2 फेज की तरफ, ठीक है। आइए, तो बात करते हैं G2 फेज में क्या होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? G2 फेज। G2 फेज। अब ये G2 फेज क्या होता है, ठीक है। तो G2 फेज की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फेज 2, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोथ फेज 2। ग्रोथ फेज 2, ग्रोथ फेज 2 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब इसमें एक और बात आपको समझनी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या। भी मैंने बताया था कि जैसे एस फेज जो होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए G1 फेज होता है, ठीक है। तो वैसे ही G2 फेज किसके लिए होगा? अभी मैंने बताया था इट प्रिपेयर फॉर, इट प्रिपेयर फॉर व्हाट? तो हम बोलेंगे M फेज, है ना। इट प्रिपेयर फॉर M फेज, यानी कि M फेज के लिए ये मेनली प्रिपरेशन करता है, जो कि हम जानते भी है नॉर्मली, ठीक है। तो ग्रोथ फेज 2 इसका नाम हो गया। इट प्रिपेयर्स फॉर M फेज स्पेशली, ठीक है। अब M फेज क्या होता है बच्चे? तो M फेज तो बहुत ही
अच्छा वाला टॉपिक है और उस पर तो बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात वापस से बोल दे रहा हूँ कि ये ऐसा फेज है जहाँ पे हम बोलेंगे कि मैक्सिमम काम या सारे का सारा प्रिपरेशन जो होता है वो एम फेज के लिए होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आए, चलो एक और पॉइंट समझ में आता है कि ये जो फेज है ना, इस फेज में बहुत ही कमाल का प्रोटीन, बहुत ही कमाल का प्रोटीन, मतलब उसके बिना ना आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो गाड़ी में पेट्रोल, चाबी सब कुछ ज़रूरी है, उसको स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए, पेट्रोल चलने के लिए। वैसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंजन ऑयल, ठीक है। उसके बिना तुम कुछ दूर तक तो रन कर जाओगे, बट अल्टीमेटली नहीं चला पाओगे गाड़ी। गाड़ी में बहुत सारे मैल फंक्शनिंग हो जाएंगे, पूरा का पूरा सिस्टम तबाह होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कैसे, तो बोलेंगे वो जो हमारा इंजन ऑयल है ना, उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, क्या नाम है इसका? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ना, इसका मेन काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाना। क्या, किसको बनाना? माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाना। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ भी नहीं है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बस एक ही चीज़ है, जो तुम अगर समझ सको तो समझ जाओ। क्या बताऊं? वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, वो एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज़ है, जिसका मतलब होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको शायद। ये देखो तो आप डायग्राम, इसमें ये जो आपको येलो रंग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बच्चे, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं, ये स्पिंडल फाइबर ही है। ये स्पिंडल फाइबर ही है, ठीक है ना। क्या है ये? स्पिंडल फाइबर। ओके, चलिए, तो समझिए इस बात को कि ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये अल्टीमेटली स्पिंडल फाइबर बनाता है, और स्पिंडल फाइबर बहुत ही कमाल का चीज़ है, ठीक है, बहुत ही कमाल का चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन बने, तो आपको विजिट करने पड़ेगा किसके ऑफिस में, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द रोल ऑफ G2 फेज, जो कि आपको समझना है और जानना है, रहेगा ना याद, पक्का। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ फेज 2, इट प्रिपेयर्स फॉर एम फेज और ट्यूबुलिन प्रोटीन का पूरा काम, ठीक है। चलिए, तो ग्रोथ फेज के बारे में हमने ये बात कर ली। अब नेक्स्ट आता है हमारा एम फेज, ठीक है। तो एम फेज तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे पास बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन? बोला जा रहा है बैक्टीरिया, जानते हो ना, तो तुम बहुत ही नफरत करते हो, बट सारा बैक्टीरिया खराब नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे काम के भी होते हैं। तो देखो, 35 मिनट, 35 मिनट में एक बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो बाइनरी। 35 मिनट में, ठीक है। हमने इसको ग्रो करने का मौका दिया है, कहाँ से? 10⁵ सेल से ये ग्रो करके बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा अगर हम इसको 175 मिनट तक ग्रो करने का मौका देते? ये बैक्टीरिया 35 मिनट में एक बार डिवीजन परफॉर्म करता है, हम इसको 175 मिनट दे रहे हैं, एक दो नहीं, सीधे 175 मिनट। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जितना ग्रोथ कर सकते हो, जितना ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जब इसको इतने सारे ग्रोथ करने का मौका दिया, तो इनिशियली इसका जो नंबर था वो था 10⁵। आफ्टर दिस गिवन permissible time, what is the final amount of product in terms of bacterial number we are getting? Do any idea you have? These are the options that is always helping you out. So what is the right answer according to you guys? What is the right answer? You have 10 seconds formally. Okay,
So finally we can say that 175 minute is the allowed time. You are doing cell division for 35 minutes. I mean to say 35 minutes is the normal division timing that you have. So if you cut this now, if you cut this, then normally I can say um, okay, okay. So 5 division is ultimately allowed by them. Okay, 5 division is allowed by them. So in the 175 minutes, you are having only 5 division. Okay, that is basically allowed to you. So what is your initial number? First of all, what is your initial number? The initial number that you have is 10 to the power 5. Are you getting it? Yes. So 10 to the power 5 is the initial number that you have, and options are given in this respect: 174 or 32 or 35 or 5. Okay. So how can you go into this form? So people might confuse in this form. So why not we can convert it 1 into 10 to the power 5 as it is given earlier in the question? Can I do that? Of course, yes. Okay. So just suppose if 5 division I just allowed you, so 1 became 2 by 1 division by first division, 2 became 4 by second division, 4 became what? 8, 8 became what? 6. Okay, yeah. And you have this permissible, I can say this is the first generation, second generation, you mean to say third generation, this is the fourth generation, but still we have one more generation allowed, okay, to grow. So yeah, finally the answer will be 32 into 10 to the power 5. Okay, that is the common one. Okay, so this is the fifth generation, guys, that I am looking toward. Okay, yes, got it. So this is called the complete thing. 32 into 10 to the power 5. This is the ultimate number that we are having. Are you getting it? So 32 into 10 to the power 5 is the ultimate answer that we are getting, obviously. Okay, got it? So yes, guys, now among the following, which one is 32? Obviously, third option, the right answer. Anybody have any confusion? I don't think. So yes, one more good kind of question of you. So what do you think about this question? Although these questions are very simple, but yeah, conceptual. If you have the complete knowledge and you are, I can say the main thing is if you are revising the things, then of course, I don't think this will take more than a minute. But yeah, what do you think about this question? Okay, let's a cell generation time is 1 minute. If 20 minutes, a culture tube is 1 by 8 filled with the cell, when the tube will be fulfilled. Okay, so according to the given question, what is the thing that we have, guys? So yes, I can say number one thing is this one. 1 minute is division timing. Okay, not like previous question 35 minutes. Only 1 minute is the division timing. Okay, if 20 minutes is in the culture tube, is 1 by 8 filled. Okay, in 20 minutes, a culture tube, it was 1 by 8 filled. Okay, which means suppose this is half of the given cup. This is 1 by
4 of the given cup. This is 1 by 8 of given cup. With respect to size, obviously. Anybody have any doubt? I don't think so. So I can say in the 20th minute, in the 20th minute, the 20 minute, the bacteria's amount will be fulfilled up to this point. Yeah. So if the cell division timing is 1 minute, then what is the time when the tube was fulfilled completely? Okay. So we all know that this cell is doing actually mitosis. ये mitosis कर रहा है actually, okay, and we all know mitosis leads to what? 1 became 2, 2 became 4, 4 became 8, which means just double in amount. Yeah, हर बार ये double ही तो होगा, सही है ना? So when I'm talking about the doubling amount, you can see here completely कि ये next मिनट में, यानी कि अभी कितना हो रहा है 20 मिनट, ठीक है, 20 चल रहा है, जस्ट 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा 21 मिनट, ठीक है, तो इसका जस्ट डबल कर दे, डबल ही होता है ना, डबल ही होता है ना, कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, डबल ही तो होता है, डबल हो गया 21 मिनट पे, 22 में क्या होगा, 22 में क्या होगा, तो बोलेंगे इसका भी डबल, मतलब इतना, ठीक है, और उसके भी 1 मिनट बाद कितना होगा, का भी डबल, का भी डबल, ठीक है, यानी कि पहले वाले में 21 में इतना भरा, 22 में इतना भरा, और लास्ट 23rd वाले में अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ये कंप्लीटली फुल नहीं हो जाएगा, इट बिकेम कंप्लीटली फिल्ड, पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, डोंट यू थिंक सो? या तो ये कंप्लीटली पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा यहाँ पे, और ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं कि 23 मिनट इज द राइट आंसर दैट वी आर हैविंग, ओके। एंड आप देखो फॉर्चुनेटली ऑप्शन में 23 भी है प्रेजेंट, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द थिंग्स कि हाँ भैया क्या है माइटोसिस, और लोग अक्सर हल्के में लेते हैं बायोलॉजी को, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि जनरली पूछे गए हैं, तो 1 सेकंड के लिए हाथ पांव फूल जाते हैं कि अरे बाबा ये क्या क्या। तो ज़रूरी है कि इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, और ये आपके मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, यूज टू बायोलॉजी वाले बच्चे होते थोड़ा सा डर लगता है, रिजर्व कैलकुलेशन है, ये है वो है, कुछ नहीं है। कोई कैलकुलेशन दिख रहा है तुमको, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, 21 से 1 मिनट बाद क्या आता है नहीं पता तुमको, क्लियर सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हाँ क्या है पूरा का पूरा मेथडोलॉजी, कैसे समझना है चीज़ों, ओके, लाइक दैट ओनली। तो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो बच्चों दैट वी हैव टू नो अबाउट, एंड या यही है पूरा नॉलेज, ओके। तो अब तुम कर सकते हो क्वेश्चन बहुत सारे, मुझे लगता है, ठीक है। चलिए हाँ, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है, ये नॉर्मल सा सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और बताइए मुझे क्या लगता है आपको ये। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विल बी डुप्लीकेटेड, क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ सबसे ज़्यादा? तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको लिखाया भी था, ठीक है ना, लिखाया था क्या क्या होगा आंसर, ऑफ कोर्स एस फेज, है ना। तो एस फेज इज द राइट आंसर। आप देखो आपको मैंने स्टार्टिंग पेज में ही बताया था, स्टार्टिंग पेज में ही बताया था दैट मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल विल बी डुप्लीकेटेड हेयर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेल जो हैं वो क्या होते हैं, तो बोलेंगे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं एस फेज में, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, गिवन फेज, सॉरी सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो हमने ये देखा, हमने ये जाना कि जीवन फेज में, सॉरी मैंने गलती से इसको बोल, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन ओनली, यस, तो बोलेंगे एस फेज नहीं बच्चे, 1 सेकेंड,
आपको इसके जगह पे G1 फेज करना है, ठीक है ना। तो G1 फेज इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स वहीं पे डिप्लीकेट होते हैं। एस फेज में तो क्या होते हैं, तो बोलेंगे सेंट्रियोल, डीएनए और क्रोमैटिड, बस ये डबल होते हैं, ठीक है। बाकी तो कोई ऑप्शन लग भी नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स, ओके या। चलिए, तो अब बारी है आपको थैंक यू बोलने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को जाननी थी बच्चों, इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक का एक इंट्रो था, कैसे हम लोगों ने चीज़ को देखा, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।